नमस्कार। आज का हमारा जो स्टडी का टॉपिक है वो है भारतीय हस्तशिल्प का पतन, अनौद्योगीकरण। अनौद्योगीकरण या विऔद्योगीकरण से तात्पर्य है कि किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक क्षमता में गिरावट आ जाना। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब ये स्थिति आती है, ये तब आती है जब उद्योगों का अंशदान कम हो जाता है और गैर औद्योगिक क्षेत्र का जो उनका शेयर है वो बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जब अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी कम हो जाती है और प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती जाती है तो स्थिति को विउद्योगीकरण कहते हैं। ब्रिटिश भारत के काल में भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा था जिसके लिए विउद्योगीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। अब जो भारतीय परंपरागत उद्योग हैं कि उनके विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है, इस संदर्भ में दो तरह की विचारधाराएं हैं वो प्रचलित हैं। जो पहली विचारधारा है वो है साम्राज्यवादी और दूसरी विचारधारा है राष्ट्रवादी। साम्राज्यवादी इतिहासकार मॉरिस डी मॉरिस का कहना है कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश में ब्रिटेन का कोई भूमिका नहीं है, इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था ही जिम्मेदार है। मॉरिस डी मॉरिस का कहना है कि हाथों के हुनर पर आधारित शिल्प उद्योगों का विकास एक अलग बात है और विज्ञान एवं तकनीक के आधार पर औद्योगिक विकास एक अलग बात है, और दूसरे अन्य कई फैक्टर्स भी हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान नहीं थे और इसलिए प्रतिस्पर्धा में भारतीय उद्योग पिछड़ गए और उनका विनाश हो गया। जबकि जो राष्ट्रवादी विचारक हैं उनका ये कहना है कि भारतीय उद्योगों के विनाश में ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका थी। ब्रिटिश सरकार की प्रशुल्क नीति, उसका औद्योगिक नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि औपनिवेशिक सरकार का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना था। और दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का सप्लायर और उनके द्वारा ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करना था। अब ये है कि किन किन द्वारा इन ऐसी कौन सी नीतियां हुई जिनकी वजह से ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स के द्वारा इन उद्योगों का पतन हुआ। सबसे पहला है 1757 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्लासी के विजय के बाद में बंगाल में राजनीतिक सत्ता पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया था और ये बढ़ता गया और ब्रिटिश कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता का प्रयोग औपनिवेशिक आर्थिक हितों के मद्देनजर करना शुरू कर दिया और इसी क्रम में वह देशी बुनकरों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करते हुए उनके काम की आज़ादी, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने के अधिकार उनसे छीन लिए और इस तरह भारत में देशी बुनकर उद्योग को समाप्त होने के कगार पर ला दिया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिक क्रांति ने भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग को गहरी चोट पहुंचाई, क्योंकि इस क्रांति के बाद ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल का निर्यात होने लगा और पुनः ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के लिए भारत को एक बाजार दिया जाने लगा, जो कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए सकारात्मक नहीं था। अगला कारण, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के क्रम में एक सशक्त मध्यम वर्ग उभर कर आया और उसी मध्यम वर्ग के दबाव में भारत में 1813 का अधिनियम पारित हुआ और उसके माध्यम से मुफ्त बाजार की नीति एक ऐसे समय में लागू की गई जब भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग करीब करीब खत्म ही हो रहे थे। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश में औपनिवेशिक सरकार की प्रशुल्क नीति भी केंद्रीय भूमिका में रही। जैसे भारत से ब्रिटेन में आयात होने वाली वस्तु पर भारी आयात कर लगाया जाता था, जबकि ब्रिटेन से भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के ऊपर या तो कोई कर नहीं लगता था या सांकेतिक कर ही लगता था। यह असंगत प्रशुल्क नीति केवल साम्राज्यवादी सरकार के आर्थिक हितों को ही प्रोत्साहित कर सकती थी। उपयोगितावाद एवं आधुनिकीकरण के नाम पर आधुनिक शिक्षा को प्रारंभ करने के पीछे भी मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी ही था, क्योंकि इस शिक्षा के माध्यम से
ब्रिटिश कंपनी परंपरागत भारतीय समाज के स्वरूप में परिवर्तन लाना चाहती थी ताकि ब्रिटिश उत्पादित वालों के लिए एक अनुकूल बाजार प्राप्त हो सके। देशी राज्यों की भी समाप्ति हो गई थी। भारतीय देशी राज्य भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों के संरक्षक थे और उत्पादक उनको वित्त भी प्रदान करते थे, लेकिन अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों के कारण इन देशी राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया और परिणाम स्वरूप संरक्षण एवं बाजार के अवसर पर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग अपने देश में ही वंचित हो गए। अब ये जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो हैं इनका विनाश हुआ, तो इनके विनाश का हमारे भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो जो सबसे पहला प्रभाव है वो है कि भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश हो गया तथा उनके स्थान पर किसी नवीन उद्योगों की स्थापना न होने से बेरोजगारी की जो समस्या है वो काफी बढ़ने लगी। दूसरा, शहरों का जो है वो पतन होने लगा, क्योंकि वहाँ पर जो ये लोगों को रोजगार मिला हुआ था उनको आगे रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने लग गए और गांव की ओर इन शिल्पकारों ने मुड़ना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप इसका परिणाम ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पे और दबाव बढ़ गया। कृषि पे दबाव इसलिए बढ़ गया क्योंकि उन लोगों को वहाँ रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं था। ये पुनः गांव में आ गए। गांव में आके जो भी इनकी जमीन थी उन्होंने उसी पे खेती करना शुरू की। अब उस जमीन पे पहले एक आदमी खेती करता था तो उस हिसाब से अपना उसका जो भी उपज होती थी अपने लिए रख के वो बेच देता था ताकि उसके पास रोजी रोटी का साधन हो जाए। अब उतनी ही भूमि पर 5 लोग अपनी खेती करने लग गए, वो फिर अनाज बेचने लग गए, तो इससे उनकी जो उत्पादकता है और उनके पास पैसों की कमी होने लग गई। अगला, हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश ने कृषि, शिल्प एवं उद्योग के बीच के जो जैविक संबंध हैं उस संबंध को तोड़ दिया। धन्यवाद।